everyone, a very good evening to all of you. Welcome to Unacademy UGC Net. Hi everyone, एक बार मेरा AV चेक करा दीजिए. Hello everyone, a very good evening to all of you. Okay, I think it's clear from my side. I think sir एक बार आपका भी AV चेक हो जाए. हेलो गाइस, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी. आई थिंक सब कुछ ठीक है. ऑडियो और वीडियो एक बार कंफर्म करा दें चैट में. आई थिंक क्लियर है, आपको वॉइस मिल रही होगी. Okay. Okay, sir. So, first of all, welcome to Unacademy UGC Net YouTube channel, sir. I think this is the first time जब मैं और भरत सर एक साथ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक डिस्कशन वीडियो लेकर आए हैं. और आज के इस पूरे वीडियो का थीम ऑब्वियसली स्टूडेंट वेलफेयर एंड थोड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए हम दोनों एक साथ यहाँ पर आए हैं. तो काफ़ी डिस्कशन मैंने और सर ने भी किया रिगार्डिंग एग्जामिनेशन डेट्स और जिस इस वक्त जो साइकोलॉजी बच्चों की चल रही है सर, बहुत डीमोटिवेशन और डिप्रेशन का माहौल चल रहा है. सो ऑब्वियसली आई थिंक हु इज़ द बेस्ट ऑफ कोर्स इज़ हेयर. और मुझे लगता है भरत सर का एक कामनेस है और एक गुडविल है, एक एक साइलेंस है जो बहुत कुछ बोलता है, सभी स्टूडेंट्स को बहुत इनकरेज करते हैं. और बहुत टाइम से सर आपने यूट्यूब पे बच्चों के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें करी हैं ऑफ कोर्स. और हम सभी आपके फ़ैन इंक्लूडिंग मी. मैंने भी जब पहली बार नेट की तैयारी की थी तो ऑफ कोर्स आपको देखा था. सो it's great to be here and sitting in front of you talking to all of the lovely students जो इन्होंने बहुत टाइम से तैयारी करी है, मेहनत करी है और वेट किया है सर एग्ज़ाम का. तो आज बिल्कुल इसी के बिल्कुल. बारे में बात करेंगे. और सर के लिए मेरे लिए एक शेयर ज़रूर होना चाहिए बिकॉज वी वांट एवरीबॉडी लाइव एंड वी वांट दिस डिस्कशन टू बी अ लाइट हार्टेड डिस्कशन और थोड़ा एक मोटिवेशन भी रहे. और साथ ही साथ एग्जाम डेट के लेकर मेरे और सर के क्या विचार है वो भी हम सब आपसे डिस्कस करने वाले हैं. तो एक बार ज़रूर वीडियो को शेयर करेंगे और थम्स अप करके एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक अफर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं. सो ऑफ कोर्स सर, आपका जो भी इनपुट रहने वाला है वो हमारे लिए बहुत खास होगा. एंड ओवर टू यू सर, आप सभी प्लीज़ एड्रेस बिल्कुल. करें बच्चों को. बिल्कुल. सबसे पहले तो आपको मैं गुड इवनिंग कहना चाहूँगा और थैंक्स कहना चाहूँगा इनवाइट करने के लिए इस चैनल पे. और बेसिकली मैंने लेट्स क्रैक चैनल पे ही आज तक जितने भी यूट्यूब वीडियोस बनाए हैं उसी पे बनाए हैं. तो मेरा एक पहला वीडियो है एक अदर चैनल पे. और वैसे तो चैनल सब एक ही हैं, हम सब आपस में फैमिली हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे हम सब एजुकेटर्स हों. अनअकैडमी फैमिली में हम लोग इंक्लूडेड हैं. लेकिन आज जिस हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं थोड़ा सीरियस टॉपिक है, क्योंकि एक स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट मैं भी रह चुका हूँ, आप भी रह चुके हैं. और हम सब रिलेट कर सकते हैं उन बच्चों की फीलिंग से जो इस समय नेट का पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल सेट हैं और बस इंतजार कर रहे हैं कि आखिर पेपर हमारा कब होगा. और बेसिकली देखा जाए तो एजुकेशन का जो फील्ड है वो इन नुआंसेस से, इन प्रॉब्लम से दूर होना चाहिए. हर एक चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए. लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ गई है कि आखिर पेपर कब होगा. मतलब तैयारी हमने कर ली है, हम और वेट करें और अपनी प्रिपरेशन करें, रिविजन करना स्टार्ट कर दें. एक दो महीना डिले होगा या एक हफ्ते में ही पेपर हो जाएगा. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस समय हमारे सामने है. तो ऐसे में वीडियो बहुत जरूरी है, डिस्कशन बहुत जरूरी है. और हम दोनों ही पूरी कोशिश करेंगे, चाहे अदिति मैम हो या मैं हूं, कि ऐसे समय पे आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या. क्योंकि देखो पेपर जब होगा उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो जब होगा तब होगा, एनटीए वाले डिसाइड करेंगे. बट इस समय हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स अवर स्टडी एंड टुवर्ड्स अवर एग्जाम प्रिपरेशन, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. बिल्कुल सर. और सबसे पहले तो आई थिंक एग्ज़ाम डेट के बारे में ही बात हो रही है तो एग्ज़ाम डेट के बारे में ही बात करेंगे. बट अगर आप सभी लोग सब बच्चों को एक साथ लेके आओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. मुझे तो लगा था काफ़ी एक्साइटमेंट होंगे, हम दोनों से काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे आज के वीडियो में. तो एक शेयर होना चाहिए गाइज. ठीक है, आपके लिए पूरा साल मेहनत करे हैं तो आज हो जाना चाहिए. थोड़ा रिलैक्सिंग मूड भी होना चाहिए अभी. ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा कल पढ़ाई कर लेना, आज हम बात कर सकते हैं. इट्स ओके, इट्स फाइन. तो एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर ज़रूर करिएगा बिकॉज आई कैन सी और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वेट कर रहे होंगे इस वीडियो के लिए. सो सबके साथ में शेयर कर दीजिएगा आप लोग. बात करते हैं आप सभी लोगों की.
ओके नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए भरत सर इस चैनल पर या उस चैनल पर नहीं, जहाँ पर भी मौका मिलेगा बच्चों को पढ़ाने का वहाँ हम पहुँच जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और कहीं है नहीं, सब अनअकैडमी का ही पार्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक ही जगह है। सबसे पहली बात तो आई थिंक एग्जामिनेशन डेट के बारे में सर अगर बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्ज़ाम हमारा 15 जून को होने के लिए बोला गया था और एक ट्वीट के साथ में ये सारा चलन स्टार्ट हुआ। अगर हम वापस जाएं तो जगदीश सर जो यूजीसी के चेयरमैन हैं उन्होंने ट्वीट किया एग्ज़ाम टाइम पे होगा और 2 बारी एग्ज़ाम होगा, इस बारी ऐसा कंफर्मेशंस आने लगी थी कहीं से। अब ड्रास्टिक चेंज इसमें आया कि एग्जामिनेशन डेट फॉर्म्स को 10 दिन एक्सटेंड किया गया और बाकी सारी गाड़ी उसके बाद में बिल्कुल ही पटरी से उतर गई और हमको समझ ही नहीं आया कि एग्जामिनेशन अब कब होने वाला है, क्या होने वाला है। आज हो गई है सर 24 जून, कोई भी आइडिया नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, क्या होने वाला है, कोई ट्वीट या कोई नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है। सिर्फ रूमर्स ऑल अराउंड यूट्यूब कम्युनिटी या बाकी सभी जो सब लोग स्टूडेंट के लिए चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो जाए, वो सब लगे हुए हैं कि शायद अगस्त में होगा, शायद सितंबर में होगा, कुछ तो कह रहे हैं कि साल में ही एक बार होगा, जुलाई में होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत एक मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट्स लेके आती हैं। बच्चे थोड़े परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। आई थिंक बच्चे के पास में एक डेट होता है तो वो बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाता है और उस डेट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी भी रख सकता है, कब रिवाइज करना है, कब नया टॉपिक पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। और ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी वजह से पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। हम कितना भी बोले सर क्लास में कि पढ़ाई करिए, आप रिवाइज करिए, बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम दोनों भी जानते हैं एज अ स्टूडेंट, हम भी उस फीलिंग को समझ सकते हैं कि जब टारगेट डेट नहीं होती है तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। मुझे ऐसा लगता है सर, जो मेरा पर्सनल मानना है कि जो एग्जामिनेशन है, ये मैं कोट नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तो आसपास कोई एग्ज़ाम दिख रहा है, बिकॉज एनटीए एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इस वक्त और हमारे देश के कुछ बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है, जैसे नीट का एग्ज़ाम, जेई एग्ज़ाम, आपका CUET एग्ज़ाम भी है जो अब एनटीए के हवाले कर दिया गया है, और हमारा नेट एग्ज़ाम। अब 4 बड़े एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जो ये कंडक्ट करवाता है, बट अगर मैं बात करूँ तो नीट और जेई, सर ये दोनों ही एग्ज़ाम एकेडमिक एग्ज़ाम है। एकेडमिक एज इन कि ये 12th के बाद होने वाला एग्ज़ाम है, जिसकी वजह से शायद पूरा 1 साल अगर इन एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम हो जाए तो एक पूरा लीप ईयर ही लग जाता है बच्चे के लिए, और वो पूरा एकेडमिक बैकग्राउंड उसका डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस एग्ज़ाम को ऑब्वियसली ज़्यादा सिंसियरिटी से लिया जा रहा है एंड दैट इज़ वेल अंडरस्टूड, एंड हम खुश हैं कि एटलीस्ट उन दोनों पे तो ध्यान दिया जा रहा है और उनके बारे में डेट्स आ रहे हैं। अब एनटीए जो है वो नेट के बारे में कुछ ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ में ना बता पा रहा है और हमारे पास में कोई डेट नहीं है। तो अगर मैं नीट की बात करूँ तो 17 जुलाई को आई थिंक एक्सपेक्टेड डेट है नीट के एग्ज़ाम की सर। कल से 23 जून से जब हमने डिस्कस किया था, आई थिंक तभी मैंने ये चीज़ आपके सामने रखी थी कि 23 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं जेई मेंस के एग्ज़ाम, जेई एडवांस होने वाला है, तो वो भी इसी के अराउंड होने वाला है, वही 15 से 30 के बीच में। इसके अलावा आपका CUET एग्जामिनेशन भी 15 जुलाई को डाल दिया गया है। तो ऑब्वियसली जितने भी आपके CBT एग्जाम्स हैं वो सारे ही अगर इसी टाइम के आसपास होंगे, और फिर हमारे वो 10 से 12 लाख लोग जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, एटलीस्ट हम मान के चलते सर 8 से 10 लाख लोग फॉर्म फिल किए तो बैठेंगे एग्जाम के अंदर, उनके लिए अरेंजमेंट करना और ये सारी चीज़ें करना, तो इन सभी के अंदर जुलाई के आसपास मुझे नहीं लगता कि, ये मेरा एक परसेप्शन है कि मुझे नहीं लगता कि आसपास कुछ एग्ज़ाम दिख रहा है। तो ऑब्वियसली वो जुलाई एंड या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक मेरा ऐसा प्रेडिक्शन कहता है कि एग्जामिनेशन जाएगा। और इसके अलावा तो ऑफकोर्स भरत सर बताएंगे कि उनको क्या लगता है कि कैसा रहने वाला है सर सिनारियो। फ्यूचर का हम कुछ बता नहीं सकते, बट इतना तो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि जून तो हमारा निकल गया। ट्वीट आई थी जून में एग्जाम होगा, इसका मतलब स्टूडेंट्स ने एक परसेप्शन ऑलरेडी बना लिया होगा कि चलो 1 महीने बाद एग्जाम है, हम अपना जो भी प्रिपरेशन है या जो भी रिविजन है वो कर लेते हैं, इस महीने में एग्जाम देके छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अब 1 महीना तो निकल गया स्टूडेंट्स का इंतजार करते करते, तो मेरे हिसाब से ये भी स्टूडेंट के कीमती टाइम का एक लॉस है कि भाई आपने सोचा होगा कि भाई जून में पेपर हो जाएगा, सब कुछ वेल एंड गुड चलेगा, ट्वीट आ गई है। ट्वीट को हम लोग थोड़ा सीरियसली भी लेते हैं, और खासकर जब एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक ट्वीट निकल के आती है। बट अगेन कुछ नहीं हुआ, 1 महीना हमारा वेस्ट हो गया। अब उसके बाद भी कुछ श्योरिटी नहीं है, हम बस एक स्पेकुलेशन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे एग्जाम्स हो रहे हैं, चलो उनको हो जाने देते हैं, उसके बाद शायद नेट का नंबर आ जाएगा, शायद जुलाई एंड में या अगस्त में हो जाए। लेकिन एग्जैक्टली कब आएगा इसका हमें अभी भी आइडिया नहीं है, तो स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनाना बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा है।
और दूसरी चीज मैं आपको बताना यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, आप सभी बच्चों से भी बताना चाहूंगा ये चीज कि जैसे मैं काफी पहले से नेट का पेपर दे रहा हूँ, तो पहले यूजीसी खुद पेपर कराता था, फिर सीबीएसई ने ये जिम्मेदारी ली, सीबीएसई पेपर कराने लगा, और अब जाकर के एनटीए ये पेपर करा रहा है। तो एनटीए जब आया उसके साथ ऑनलाइन भी ये पेपर होने लगा। पहले ओएमआर शीट में हम जो गोले भरते थे ब्लैक बॉल पेन से, वो चीज चलती थी। तो सीबीएसई के समय में जब ओएमआर शीट से टेस्ट होते थे ये वाले, तो वहां देखा गया था कि बिल्कुल फिक्स डेट होती थी कि भाई जून में और दिसंबर में पहले संडे से पेपर आपका स्टार्ट हो जाता था, और भी बहुत शिफ्ट नहीं होती थी, एक ही दिन में सारे पेपर हो जाते थे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती थी, बहुत स्मूथली ये पेपर चलता था। लेकिन अब जब से ये चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, जब से हम लोग कंप्यूटर पर बैठ के बहुत सारी शिफ्ट्स लग रही हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। पहले कोई कंप्यूटर कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए होती थी, हम बस ब्लैक बॉल पेन हमें चाहिए होता था और हमारे पास ओएमआर शीट आती थी, पेपर में हम लोग क्वेश्चन देख के ओएमआर शीट फिल करके सबमिट कर देते थे, हर चीज स्मूथ होती थी। लेकिन उसके बाद फिर कोरोना पेंडेमिक भी आया, उसमें कुछ चीजें डिले हुई, कुछ एग्जाम्स पोस्टपोन हुए। अब देखते हैं, कोरोना तो ओवर है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है मे भी इसका एक रीजन ये हो सकता है क्योंकि हमने ऑफलाइन छोड़ के हम ऑनलाइन पे हो आए हैं। मे भी इतनी रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, या इतने कंप्यूटर्स हमारे पास नहीं है, इस वजह से लिमिटेड नंबर ऑफ सेंटर्स होने की वजह से बहुत बहुत शिफ्ट्स में पेपर टू हमारा कंडक्ट कराया जा रहा है, और उसमें भी मेंटेनेंस जो होती है कंप्यूटर वगैरह की, ये मेरा अपना परसेप्शन ऐसा हो सकता है कि वो चीजें मैनेज करने में डिले हो रहा हो एनटीए की तरफ से। बट अगेन क्वेश्चन यही है कि हो सकती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लेकिन लॉस जो हो रहा है, टाइम का हो रहा है, प्रिपरेशन का हो रहा है, मेहनत का हो रहा है, आखिर ऐसे में कैसे स्टूडेंट कोप अप करें, या कैसे एक सही स्ट्रैटेजी अपनाएं, क्योंकि ये चीजें हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, ना स्टूडेंट के हैं, ना हम सब एजुकेटर्स के हैं। तो ऐसे में आदित्य मैम, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सही अप्रोच होनी चाहिए इस समय आगे बढ़ने की? बिल्कुल सर, अप्रोच जैसा कि मुझे लगता है कि अब क्योंकि ऑब्वियसली जैसे सर ने एक्सप्लेन भी किया अच्छे से आपको कि अभी टाइम तो निकल गया है, और मुझे लगता है कि हम एनटीए को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना सर बेस्ट हो सकता था ना एनटीए ने किया है। अपनी तरफ से उन्होंने ट्राई किया है चीज़ों को एकदम रखे, सेट रखे, बट ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एज अ स्टूडेंट हम कभी समझ नहीं पाते हैं, बट जब हम उस जगह बैठते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब से हम आई थिंक पढ़ाने लगे हैं, हमको पता है कि एक क्लास के लिए कितने अरेंजमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो इमेजिन करिए आपकी एक सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए इतने सारे शिफ्ट्स के 83, इस पहले 82 होते थे, अभी 83 सब्जेक्ट्स के अंदर पेपर करवाना, सभी पेपर्स को ऑब्वियसली हमारे देश में एक वो थोड़ा ऐसा साइबर सिक्योरिटी का भी बड़ा केस रहता है, तो सिक्योर रखना पेपर को, सबके लिए टाइम पर कंडक्ट करवाना, फिर एडमिट कार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, हम बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते किसी एजेंसी को, क्योंकि वो देश के इतने बड़े बड़े एग्जाम्स भी कंडक्ट करवा रहे हैं। प्लस पिछली बार जो इंटरफेस इशू हुआ उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एनटीए थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहेगा इस बार, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जेआरएफ रहे, बहुत सारे बच्चों के नेट रह गए पिछली बार के इंटरफेस इशू की वजह से। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो मुझे लगता है कि एनटीए टाइम ले रहा है, और मैं खुश हूँ सर। मतलब एक तरफ तो हम सोच रहे हैं कि डेट नहीं, बट मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट जब भी हो अच्छे से हो, भले ही साल में एक बार हो, बट वो इंटरफेस इशू और वो गड़बड़ सारी नहीं हो बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चे ने बहुत मेहनत करी है। नेट का बच्चा वो बाकी गवर्नमेंट एग्जाम जैसा बच्चा नहीं होता है, वो अपना पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन, अपना पूरा ग्रेजुएशन की मेहनत लगाता है सो दैट वो नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। और क्योंकि बच्चों जैसे एग्जाम तो है नहीं सर, बहुत डिफिकल्ट है, और आप तो सर बहुत टाइम से देते आ रहे, तो आपने तो लेवल एकदम चेंज होते हुए देखा होगा, क्योंकि सीबीएसई में तो एक वो बच्चों वाला पेपर आता था, और अब जो पेपर एनटीए लेने लगा है वो तो बहुत ही अच्छे लेवल का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के जैसा एग्जामिनेशन होने लगा है। तो देखिए आप आपके लिए मुझे लगता है कि इस वक्त हमको ग्लास को आधा भरा देखें तो ही बेटर रहेगा, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप जाओ। मुझे लगता है कि अगर जुलाई में भी ये सारे एग्जाम्स कोलाइड कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, मेरे पास में, मैं एज अ स्टूडेंट अगर सोचूं तो मैं सोचूंगी मेरे पास में 30 से 35 दिन है। इस 30 से 35 दिन को मैं कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकती हूँ, और मैं किस तरीके से एक ही बार मान के चलूँ कि साल में एक ही बार पेपर होगा, ये मैं मान के चलूँ, और मैं मानूँ कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, और मैं बस जी जान से लगा दूँ कि मेरे पास में स्ट्रैटेजी हो कि मैं पेपर 1 के 100 नंबर और पेपर 2 के मेरे जो 200 हैं
इनको मैं किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, पेपर का लेवल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो हमने नया पढ़ा है उसको भी हम अच्छे से कंसोलिडेट करें, और जो हमने पुराना पढ़ा है उसकी पकड़ बनाए रखने के लिए हम एमसीक्यूज के तरीके थ्रू उनका रिविजन चलाते रहें। और मान लें कि बस एक ही अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, और बस पूरा ऑनेस्टी के साथ में एक हार्डवर्क हम लगा के रखें और डेट अपने दिमाग में सेट कर लो। मुझे लगता है कभी भी डेट हो, आप अपने दिमाग में डेट ये सेट कर लो कि मुझे तो ये दिन में एग्जाम देना ही देना है, और आपको डिसाइड कर लेना है कि इतना टाइम मेरे को थ्योरी में डिवोट करना है और इतना एमसीक्यू में। डेली पर्सपेक्टिव से अगर आप एमसीक्यू करते चलोगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लैप्स नहीं होगा। प्लस आप बहुत लकी हो, मुझे लगता है भरत सर के टाइम पे या मेरे टाइम पे भी इनफैक्ट 2019 तक हमारे पास में ऐसे टीचर्स नहीं थे जो 24 घंटे आपको विजिबली कहीं ना कहीं मिलते थे, आपके साथ हमेशा होते थे कि अरे ये क्लास है, वो क्लास है, आपके पास में वो सपोर्ट है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप अकेले हो। तो आप कभी भी किसी भी क्लास में जाके बैठ सकते हो, आप कभी भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके खुद के पास में शॉर्ट नोट्स बने हैं उनका आप रिवीजन लगा सकते हो। तो आप ये पूरा काम कर सकते हो आराम से। मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं यही करती। आप लोग बोलोगे कि मैम आपके लिए बोलना आसान है, आपने तो दे लिया, आपका तो हो गया जेआरएफ, बट ऐसा नहीं होता है। एज अ स्टूडेंट सोचते तभी आई थिंक हम लोग शायद क्लास में यहाँ बैठे हैं और इतने बच्चे हैं जो हमको यहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं। तो वही अप्रोच के साथ आपको बताना चाहूँगी कि जितना आप ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हो, जितना पॉजिटिव रह के करोगे, उतना कुछ सीखोगे, क्योंकि डेस्टिनेशन इज नॉट द सक्सेस। वो जो जर्नी है, वो जो एक मेंटली और एक फिजिकल चेंज, एक बिहेवियर मॉड्यूलेशन जो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम पढ़ते हैं ना, जो हमारी पर्सनालिटी में आएगा इस दौरान, वही आपको एक अच्छा टीचर बना सकता है। क्योंकि नेट एग्जाम के बाद ऐसा तो है नहीं भैया कि गवर्नमेंट की जॉब लग जाएगी। नेट का एग्जाम तो एक सर्टिफिकेशन है, उसके बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फाइट करना है, फिर पीएचडी के लिए फाइट करना है। तो कहीं ना कहीं तो आपको नॉलेज गेन करते चलना है। दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन। उस स्टेपिंग स्टोन के लिए आप जितनी मेहनत करोगे, जितना इस वक्त सीख लोगे, उतना कम मेहनत आपको करनी पड़ेगी अपने आगे की जर्नी के अंदर। तो आप वो टाइम डिवोट करो और अपनी लर्निंग को फन बनाने की कोशिश करो, इस प्रोसेस को फन बनाने की कोशिश करो। तो मुझे लगता है कि आपका टाइम भी अच्छे से निकलेगा और आप मोटिवेटेड भी रहोगे हमेशा सर। बाकी तो ऑफ कोर्स भरत सर से जरूर एक व्यू लेंगे इस पे सर। बिल्कुल। हम लोग इस समय एक अंदाजा लगा रहे हैं, फेयर गेस कर रहे हैं, स्पेकुलेशन है कि हो सकता है नेट का पेपर जुलाई में हो सकता है नेट का पेपर अगस्त में हो। हम क्यों ना दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलें, तो हम एक बेटर स्ट्रैटेजी यहाँ पे ला पाएंगे। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमें कम से कम 30 दिन और लगेंगे जब नेट की डेट आएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आज रात को 12 बजे ही नोटिफिकेशन आ जाए कि एक हफ्ते बाद पेपर होने वाले हैं। पास्ट में हमने ये चीज होते हुए देखी है कि बहुत सारी शिफ्ट्स में अगर पेपर होने हैं तो नोटिफिकेशन अचानक से आ जाती है कि 1-2 हफ्ते बाद आपके पेपर होने हैं। शुरुआत के 5 दिन के जो एडमिट कार्ड हैं वो आपको मिल रहे हैं, और बाकी के जो एडमिट कार्ड हैं, बाकी के दिनों में जो पेपर होने हैं, वो एडमिट कार्ड बाद में मिलेंगे। तो पार्ट पार्ट में एडमिट कार्ड करके भी पिछले हमने बार देखा है कि पेपर कराए गए हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। हो सकता है हमारे पास 30 दिन ना हो, पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए। हो सकता है 30 दिन से ज्यादा हमारे पास हो। और चाहे लॉन्ग टर्म पढ़ने की स्ट्रैटेजी हो या शॉर्ट टर्म पढ़ने की स्ट्रैटेजी हो, ये दोनों ही डिफरेंट होती हैं। जब हमारे पास टाइम ज्यादा होता है तो हम थोड़े डेप्थ में जाके थोड़ा दिमाग लगा के नए नए कंसेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई रिवीजन कर लो, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, नए कंसेप्ट को मत छेड़ो, फिर दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट्स लगाते हैं, और जो हमें ऑलरेडी आता है, शॉर्ट टर्म जब हमारे पास होता है प्रिपरेशन का, तो हम वो प्रैक्टिस करने का काम ज्यादा करते हैं। तो ऐसे में दोनों चीज अगर हम यहाँ पे लेके चले, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता, हम बिल्कुल आंखें बंद करके ही एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे चल रहा है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ साथ में लेके चलनी है। आप दिन का टाइम प्रैक्टिस भी करें, जो कंसेप्ट आपको ऑलरेडी आते हैं उस पर आप प्रैक्टिस सेट्स भी लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएं, मॉक टेस्ट क्वेश्चंस भी लगाएं। कंटेंट की कहीं कमी नहीं है, तो वो प्रैक्टिस आप अपनी बरकरार रखें, ऐसा सोच के चलें कि कल ही पेपर होने वाला है। दूसरा, आप ये भी साइड बाय साइड करें कि जो कंसेप्ट आपको लगता है कि आप उसमें वीक हैं, आप बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर नहीं है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो शायद आप समझ ना पाए, साइड बाय साइड थोड़ा सा उसको भी देखते हुए चलें, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना है। मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि जून का टाइम तो हमारा ऐसे ही वेस्ट हो गया इस इंतजार में कि यार बोला गया है जून को पेपर होगा, अब होगा, अगले हफ्ते होगा, उसके बाद होगा, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि जून का समय हमारा पूरा निकल गया। दूसरा कंसर्न जेआरएफ की एज क्राइटेरिया, एज की एलिजिबिलिटी का है।
उसमें भी बच्चों को थोड़े से टेंशन ज्यादा हो जाता है, नेगेटिविटी हो जाती है कि भाई एग्जाम तो डिले पे डिले होता जा रहा है, एज का हमें क्या करना है। तो इन सब बातों को असाइड रखते हुए हमें इन दोनों ही पॉसिबिलिटीज को लेकर के चलना है। एक कि हम अपनी प्रैक्टिस भी ना छोड़ें और डेली कुछ ना कुछ लगाएं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाएं, डीआई लगाएं, कुछ ना कुछ लगाते चलें। और दूसरी चीज ये भी करनी है कि जो कंसेप्ट्स हैं उनको भी हम देखते हुए चलें, जो हमें लगता है कि हमें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। और जैसा भी होगा, मतलब अगर एक हफ्ते में पेपर हो जाता है तो आप सेकंड प्लान ड्रॉप कर देना, जो डेप्थ में पढ़ने वाला है केवल एमसीक्यूज आपको काम आ जाएंगे। और अगर एक महीना होता है तो ऑब्वियसली बात है कि 30 दिन आपके बर्बाद नहीं होंगे और काफी अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जैसा सर अभी बोल भी रहे हैं, हम लोग दोनों एक ही चीज़ पे एम्फसाइज़ कर रहे हैं बिकॉज़ देखो ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया गया है कि आपको बता दें ये डेट है, वो डेट है, क्योंकि हम अनअकैडमी पे काम करते हैं, एनटीए में तो काम करते नहीं हैं हम दोनों ही। तो हम आपको एग्जैक्टली क्या डेट होने वाली है वो तो बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, और इसलिए ये वीडियो बना भी नहीं है। ये वीडियो बना है कि शायद हम दोनों की स्ट्रैटेजीज़ सुन के आप सब लोगों को एक आइडिया आ सकता है, आपको एक पाथ मिल सकता है, और उस मनोवर पे चल के आप कहीं ना कहीं एक अच्छे डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप सबको भी, और सर आप भी अग्री करेंगे, जैसे कि लास्ट ईयर आपने देखा बहुत सारे नए क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे गए, जैसे थिंकिंग हार्ट वाला क्वेश्चन आ गया, या काफ़ी हाँ। आईसीटी में काफ़ी डेप्थ के क्वेश्चंस पूछने लगे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेन मेमोरी कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनी है, फ्लिप फ्लॉप पे बनी है कि ट्रांजिस्टर पे बनी है, साइबर सिक्योरिटी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आने लगे। तो अब जो पेपर का पैटर्न है, जैसे रिसर्च में टेस्टिंग पहले इतनी नहीं पूछी जाती थी, अब ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके टेस्टिंग के, डिसर्टेशन के और इन सब चीज़ों पर पूछे जाने लगे हैं, जो मुझे लगता है कि जितना भी कंटेंट आपने पढ़ा होगा उससे बहुत ज़्यादा ही है जो आपको अभी पढ़ना है। अगर आप ये मान के चलते हो एज अ स्टूडेंट, तो मुझे लगता है आपकी लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है, और मुझे लगता है जो बच्चा लर्न कर रहा है वो कभी बोर नहीं होता है, वो कभी लेथार्जिक नहीं फील करता है, उसको लगता है मैं रोज़ कुछ नया सीख रहा हूँ। तो आपके पास में मौका है, आपके पास में बहुत अच्छा मौका है कि आप उन सब कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़िए, और कंटेंट की, जैसे सर ने भी कहा, कोई कमी नहीं है, बस आपको फिल्टर करना है। एक चीज़ से जो मुझे प्रॉब्लम रहती है हमेशा ही एज अ स्टूडेंट भी, कि इफ़ देर इज़ टू मच वी ऑलवेज गेट कन्फ्यूज। सो आप सेट कर लो कि आपको इतना पढ़ना है, आपको इससे पढ़ना है या इनसे पढ़ना है, आपने डिसाइड कर लिया, 2-3 एजुकेटर्स या 2-3 क्लासेस आप देख रहे हो दिन की, पर बाकी टाइम अपने सेल्फ स्टडी पे लगाइए, अपने सेल्फ अवेयरनेस पे लगाइए, अपने आप को पहचानिए कि आपकी क्या गलती है, आपकी क्या कमी है, क्यों आपके मॉक टेस्ट के अंदर 100 में से 75 या 80 नंबर नहीं आ रहे। देखिए आपके पास टाइम है, मान लो आपके 100 में से 60 आते हैं, क्यों ना आप उस 60 को 65 बनाएं, उस 65 को 70 बनाएं, और फिर उस 70 को 75-80 बनाएं। आपके पेपर 2 में आपकी हेल्प होगी। मान लो अगर आपके पेपर 2 की कट ऑफ इतनी नहीं जाती है, तो आपका पेपर 1 अकेला ही आपका सिलेक्शन लेके जाएगा। तो अगर आप ये सोचो, आप ये दिमाग लगाने की तरफ ध्यान लगाएं कि यार मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, या मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा पेपर 2 को कवर कर सकता हूँ, तो आपके पास में बहुत अच्छी रेंज हो जाएगी अपने पहले ही अटेम्प्ट में, या जो भी आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट है इसके अंदर जेआरएफ क्वालिफाई करने की। और जहाँ तक एज की बात है, एनटीए समझता है कि पेंडेमिक में बहुत बच्चों का नुकसान हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, इसलिए 1 साल का उसने रिलैक्सेशन दिया आपको। पहले 32 थी जनरल मेल की एज, अब जो है वो 33 हो गई है इस साल के अटेम्प्ट के लिए, और फीमेल्स की 35 थी तो अब 36 हो गई है। तो आपके पास में 1 साल का एक्सटेंशन एनटीए ने दिया है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अब कोई 34 का है और वो मुझे बोलेगा जनरल मेल की मैम हमारा क्या, तो देखिए अब हर चीज़ तो आपको नहीं मिल सकती है। ठीक है, हर चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, हो सकता है आप इससे बेहतर किसी और चीज़ के लिए बने हैं। सो यू हैव टू जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, और आगे की तरफ आपको देखते हुए चलना होगा। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यू हैव टू ऑलवेज मैक्सिमाइज योर आउटपुट, कि कैसे यार मैं इतना अच्छा इनपुट दूँ कि मेरा आउटपुट मैक्सिमाइज हो जाए, कैसे मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ अपने मार्क्स। वो 60 और 65 के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, अगर देखा जाए तो वो होते हैं 3 से 4, 2-3 क्वेश्चन भी नहीं होते, 6 नंबर हो जाते हैं, बट वो कंटेंट वाइज बहुत वास्ट हो जाता है, क्योंकि आपको फिल्टर करना पड़ता है यार क्या पढ़े। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सर मुझे लगता है कि बच्चा वही सिलेक्ट होता है जो ये जानता है क्या छोड़ना है, क्योंकि क्या पढ़ना है ये तो हाँ। बात याद है, जो बिल्कुल। छोड़ना है वो ही मेन खेल है। तो उसमें मुझे लगता है आप दिमाग लगाओगे तो आपकी स्ट्रैटेजी भी बढ़िया बनेगी, और कल को आप भी टीचर बनोगे तो आप भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बच्चों तक पहुंचा पाओगे। सो आई थिंक दिस इज द टाइम वेयर यू कैन इवॉल्व योर पर्सनैलिटी, यू कैन बिल्ड योर सेल्फ। या तो यहाँ पर आप बन जाओगे, या फिर अगर आप इन सब चीज़ों में ही रह गए तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे।
जी सर। बिल्कुल। बिल्कुल, ये भी मैं स्टूडेंट्स को सेम चीज जो आपने बोली मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि भाई देखो, आपके पास अगर 50 क्वेश्चन पेपर वन में है, तो आप ये मत देखो कि आपको 35 क्वेश्चन सही करने हैं, 32 सही करने हैं। आप ये देखो कि आप 15 से 20 क्वेश्चन गलत भी कर सकते हो, या अगर गलत भी हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप लगभग लगभग एक तरीके से पेपर उनमें अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। तो एक एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी अगर हम देखें तो एक दूसरी अप्रोच है कि कितने सारे क्वेश्चंस गलत करने की या ना करने की भी हमारे पास एक तरीके से स्पेस है। दूसरी चीज मैंने ये चीज नोटिस की है कि जो हमारा सिलेबस आया है लेटेस्ट एनटीए का, जनरली क्या होता है कि सिलेबस बहुत बड़ा होता है और जो पेपर आता है उसमें से कुछ टॉपिक से ही क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है एनटीए नेट में कि जो ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है उसमें टॉपिक्स कम हैं, मतलब तीन चार, मतलब जैसे अगर हम आईसीटी का देखें या अगर हम रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस देखें तो तीन चार ही उसमें लाइंस लिखी हुई हैं, लेकिन एक्चुअल में जो पेपर आता है वो कहाँ कहाँ से आ जाता है वो सिलेबस में भी नहीं लिखा है। स्पेशली पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, इसमें तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी इसमें हेल्प नहीं कर सकता या बता नहीं सकता। हाँ, लेकिन जो बेसिक कोर है, जो बेसिकली टॉपिक सिलेबस में लिखे हैं, वो शोर शॉर्ट आने होते हैं, ये पक्का होता है और वो पढ़ करके जाना होता है। तो ये रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है, जैसे मैम आपने भी नोटिस किया होगा कि जब सीबीएसई कराता था तो सब कुछ प्रॉपर सिलेबस जो भी दिया हुआ है ऑफिशियल उसके अंदर से ही आना है। लेकिन जब से एनटीए आया है तो हम देखते हुए आ रहे हैं कि बाहर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हो रहे हैं। खासकर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इंडियन लॉजिक में बहुत डेप्थ से चीजें आ रही हैं, हायर एजुकेशन में, प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन से। पिछले साल हमने ये भी देखा 2020 में कि लॉजिकल रीजनिंग में जो एक ड्यूअलिज्म और न्यूमेनन फिनोमेनन, ये सब बहुत सारे जो हायर लेवल की फिलोसफी होती है वो एक बार आ गई थी। तो यहाँ देखने में आ रहा है कि जो सिलेबस है पेपर उनका, उसकी कोई बाउंड्री सेट नहीं हो रही है। कभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, फिर अगली बार वो टॉपिक्स नहीं आ रहे, फिर कुछ नए टॉपिक्स अगली बार आ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फिर एक पॉजिटिव अप्रोच की बात करूंगा कि देखो भाई, अगर आप 50 क्वेश्चन आपके पेपर वन में हैं और आप टारगेट बना रहे हो मेरे 45 सही हो जाए, मेरे 50 क्वेश्चन सही हो जाए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि आपको पेपर टू में कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पेपर वन इतना स्कोरिंग हो गया तो जो एक्चुअली आपका सब्जेक्ट है, जिसमें आपको रिसर्च करनी है, जो आपको एक्चुअली पढ़ाना है असिस्टेंट प्रोफेसर बन के, उसमें आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक अप्रोच ये भी ले सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग आपको, अब बहुत ज्यादा आपको स्कोर करना है पेपर वन में, इस अप्रोच को भी आपको नहीं लेके चलना है। और मैं आपको बताऊं, 32 to 35 मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं बाकी सबकी बात नहीं कर रहा। बहुत लोग 45 48 क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं। मैं एक जनरल आइडिया लेकर के चल रहा हूं कि अगर आपको जेआरएफ करना है तो अगर आप 35 क्वेश्चन पेपर वन में निकाल देते हैं और बाकी के जो स्कोर है वो आप पेपर टू में करते हैं, तब भी बहुत बच्चे जेआरएफ इससे निकाल लेते हैं। मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूं, मेरे 75% आए थे जेआरएफ जब मैंने निकाला था, और मैंने पेपर वन में बहुत लंबा स्कोर नहीं किया था, पेपर टू में मैंने बहुत अच्छा किया था। तो लाइक 32 35, तो बहुत सारे ऐसे रैंडम क्वेश्चंस हमेशा से ही पीपल एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन में आते हैं जो आप चाहो तो छोड़ सकते हो। जैसे मैंने स्टार्ट ही किया ये बोल करके कि 50 क्वेश्चन आपके पास हैं, इसमें से 15 क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो या छोड़ सकते हो। वैसे छोड़ना तो नहीं होता है क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, तो कुछ ना तो कुछ आप मार्क करके आओगे ही, लेकिन फिर भी एक आपके पास एक स्पेस है कि इतनी आपकी गलतियां हो सकती हैं। तो जो सिलेबस में बाहर से टॉपिक्स आ रहे हैं उसके लिए परेशान नहीं होना है, फोकस करना है अगेन जो आधा गिलास भरा है उस पे, जो श्योर शॉर्ट आता है उस पे तो फोकस करो। मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन हैं सब श्योर शॉर्ट है, ये जो फॉर्मूले हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आता है आपका, सीरीज आती है, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, इन पे आप फोकस कर सकते हो। रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, डीआई हैं, सेम कैलकुलेशन बार बार आ रही है, सेम टेबल बार बार आ रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी में लगभग 80% चीजें बार बार सेम कंसेप्ट आते हैं। क्वेश्चंस रिपीट करने की मैं बात नहीं कर रहा, वो नहीं होते, लेकिन कंसेप्ट रिपीट होते हैं, बार बार वही कंसेप्ट आते हैं। तो जो आता है उस पे कमांड करो।
जो नहीं आता है, जो बाहर से आ रहा है, उसको भूल जाओ। उसको ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो किसी के भी बस में नहीं है। जहां आप पेपर देने बैठे हो वहां सभी पेपर देने बैठे हैं, और किसी को नहीं पता है कहाँ से वो अननोन चीजें या आउट ऑफ सिलेबस चीजें आने वाली है। तो एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है और उस पर फोकस करना है। बेसिकली इतना जो हमारा भी टाइम बचा है, जो चीजें शॉर्ट शॉर्ट आनी है, जो हर बार रिपीट होती है। बिल्कुल सर, और मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा कॉन्वर्सेशन और ज़्यादा हमारा अच्छा बनेगा, बिकॉज़ बच्चे से भी हम क्वेश्चंस लेंगे। तो 1 सेकंड का मुझे बिल्कुल। समय दीजिए मैम और सर, क्योंकि हम थोड़ा वापस आएँगे, क्योंकि ये ज़ूम जो है ये अभी डिस्कनेक्ट होने वाला है। तो हम वापस ओके, सो आई थिंक वी ऑल आर बैक गाइस। ओके। ओके, आई होप हम लोग फिर से लाइव हैं। बहुत ही अच्छा एक कमेंट है सर, आप देखिए इनका सुमेरा का, आई थिंक, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली, कि ऐसा देखा जाए तो बहुत सारा गड़बड़ चलता है, ऐसा लगता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और अगर देखा जाए तो कोर्स इतना बड़ा है कि नोट्स बनाने बैठो तो कभी किसी और जगह दिमाग ही नहीं जाएगा। तो बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि ये बिल्कुल ठीक बात है, और इसी पे मैं आपको बताने वाली थी सर कि बहुत सारे बच्चे परेशान तो होते हैं कि एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम नहीं है। एक्चुअली मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि कल अगर मैं आपका एग्ज़ाम करवा दूँ, देखिए मेरी और भरत सर की एक स्ट्रैटेजी कॉमन है पेपर वन की, कि हम कभी आपको ये नहीं बोलते कि 100% लाना है सर, कोई कोई मतलब नहीं इन सब का। ये जो है ना, लोगों का एक हवा क्रिएट हो गया है कि हमको तो 100 नंबर है और ये है वो है। बहुत अच्छी बात है जो लाते हैं, जो ला सकते हैं, बट मेरे हिसाब से भैया तुम वो एक सीट पकड़ लो, जिससे वो एक बस है, उस बस में वो एक सीट पकड़ोगे तो भी वहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, और ड्राइवर की बिल्कुल पड़ोस वाली सीट पकड़ोगे तो भी आपको वहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो यार बस में जगह मिलना ज़रूरी है, सीट मैटर नहीं करती। तो वही चीज़ है कि आप 100 नंबर ला के JRF लेके आओ, या अगर आप सर, मैं आप तो बता रहे हो 75 वाले है ना, आप 75 वाली आप श्रेणी बता रहे हैं, मैं तो उससे भी कम वाली हूँ। मैंने तो 65 के आसपास, 65 से 70 के बीच में मेरे नंबर थे, और मैंने JRF क्वालिफाई किया क्योंकि मेरे पेपर 2 में बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो आपको अपना पेपर 2 पे फोकस करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके पेपर 1 से हार्डली रिसर्च एप्टीट्यूड और ICT, ये 2 ऐसे यूनिट है जो आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं। इसके अलावा तो सब आपके सिर्फ एप्टीट्यूड बेस्ड है, जो सिर्फ चेक कर रहे हैं कि आपको आता है नहीं आता है, आप में इतना बेसिक सेंस है या नहीं है। बाकी तो आपका पेपर 2 ही है जिसमें आपको रिसर्च करनी है, और इतनी वास्ट डोमेन है असिस्टेंट प्रोफेसर तक की जो जर्नी है। बहुत सारे बच्चों का मैंने कमेंट्स देखे कि मैम ये कोई नहीं बताता है कि नेट के बाद क्या करना है, कैसे करना है, ये करना है। आप शायद कभी वीडियो उठा के देखिएगा, इस चैनल पे भी पुराने वीडियो उठा के देखिएगा, एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बनवाई है जिसमें हमने बहुत बार बात करी है कि आपको नेट के बाद क्या करना है, क्योंकि मेरा तो फोकस ही इस चीज़ पे है कि नेट तो ठीक है निकाल लिया, एक सर्टिफिकेशन है, उसके बाद सही लाइफ शुरू होती है, वहाँ से आपकी जर्नी बिगिन होती है, क्योंकि वहाँ पे आपका एक्चुअल कंपटीशन स्टार्ट होता है। अभी तो आप वो परसेंटाइल के चक्कर में आए हो, जब वो परसेंटाइल वाले बच्चे अलग हो जाएंगे ना, अब उन 10 में या उन 15 में, उन 40 में, 50 में अब आपका कंपटीशन है कि कौन वो PhD की एक सीट लेके जाएगा, कौन वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वो एक सीट लेके जाएगा। तो आपको उस पर फोकस करना है। नेट निकाल के घर बैठने से बेटर है कि नेट निकालने के बाद में ऐसा दिमाग है या ऐसा नॉलेज आपका है कि आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फाइट कर रहे हो, इंटरव्यू में आप अच्छे से कम्पीट कर पा रहे हो। क्योंकि इंटरव्यूज आप देखोगे ना, हमने बहुत सारे पुराने बच्चों के इंटरव्यूज दिए हैं सर, जिनमें हम उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए इंटरव्यू में, क्या किया। पेपर 1 का कुछ नहीं पूछते, सिर्फ आपका पेपर 2 और आपके टॉपिक पर पूरा पूछते हैं। और सर तो ऑफकोर्स खुद PhD कर रहे हैं, सर ने तो इंटरव्यूज फेस किए हैं, तो वो तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ बताते होंगे। तो आप उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लाइफ में हमेशा बिगर पिक्चर देखनी है। और जहाँ पे ये बात उन्होंने कही ना नोट्स वाली, बिल्कुल ठीक बात है। क्या मैं कल आपका पेपर ले लूँ तो क्या आप कल मुझे 100% स्कोर कर दोगे? 100% भी छोड़ो, क्या आपको लगता है कि आप 70-75% स्कोर कर दोगे? आप अपने आप से रोज ये सवाल पूछा करो, मुझे या सर को या किसी और को आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप अपना भला जानते हो, आप सबसे ज्यादा समय अपने साथ बिताते हो, हम नहीं बिताते। आपको पता है आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो अपने आप के लूप होल्स फाइंड करिए,
उस पर फोकसली काम करिए, क्योंकि कंटेंट तो आपको हर जगह मिल जाएगा, चाहे वो यूट्यूब क्लासेस हो, स्पेशल हो, प्लस हो, इंडिविजुअली आप आइकॉनिक पर आके हमसे बात भी कर सकते हो फ़ोन पे। तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। You have to decide your next step and choose it wisely, because it will be, actually framing your future. So आपको उस पर फोकस करना है। बाकी आपका अगर लगता है कि कोई भी सवाल है जो आप मुझसे या सर से पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम यहीं इसीलिए आए हैं, है ना। एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक जीवन में थोड़ी यार काम भी रहा करो। हर वक्त इतने हाइपर घूमते हो तुम लोग कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा हुआ, तो थोड़ा मस्त भी रहा करो। और जो भी आपको लगता है, जो भी सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है भरत सर फर्स्ट टाइम ऐसा कोई इवेंट कर रहे हैं जिसमें वो बैठे हैं, और मैं तो बिल्कुल फुल इंटरव्यू के ऐसे मूड से आई हूँ कि आज सर का इंटरव्यू ले ही लेंगे, आज सर के बारे में सब जान ही लेंगे। तो आपके थ्रू मैं भी 2-4 सवाल अपने पूछ लूँगी, तो आप आराम से बिंदास पूछिए, क्योंकि सर थोड़े ऐसे लगते हैं कि जवाब नहीं देंगे, बट ऐसे दे देंगे। सर दे देंगे जवाब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक्चुअली क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, किसका क्या क्या सवाल आ रहा है। तो यहाँ मैंने देखा काफी कॉमन सवाल आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे सुमेरा, रूबी, प्रीति पूछ रही हैं कि नोट्स इतने बल्कि हो जाते हैं, मतलब हमें लगता है ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, हम लिखते चले जाते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एंड में जा करके नोट्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि लगता है कि अब ये तो एक नई बुक मैंने लिख दी। तो मैम आप बताएं कि इसमें क्या करना सही होगा जब नोट्स बल्कि हो जाएं और वो भी हमारे एक लिमिट से बाहर चले जाएं, दिमाग में कितना कंटेंट हम रख पाएंगे, तो भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए सर, मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर किताबों से ही या लिखने से या बल्कि नोट्स बनाने से सिलेक्शन हो जाता, तो फिर हमको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि किताबें आती है मार्केट के अंदर। तो ना तो उन किताबों का इतना मायना, मतलब ना तो हम टीचर्स का कोई मतलब होता अगर किताब ही सब कुछ समझाती थी, तो क्योंकि किताब तो हर कोई खरीद सकता है और पढ़ सकता है, नोट्स भी हर कोई। अब मैं सब कुछ बोलूँ, आप एक एक लाइन लिख ले रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया बात है, अच्छे नोट्स बनेंगे आपके, आप एक दिन उसकी बुक पब्लिश करवा के मार्केट में बेच देना, एक पेपर वन की तैयारी कैसे करें। बट मुझे ऐसा लगता है कि एज अ स्टूडेंट मैं क्या करती, मैं वो आपको बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। मैं कभी भी बल्कि नोट्स नहीं बनाती हूँ। हाँ, अगर आप कोई टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो तो आप बल्कि बनाओ, बट जब तक आपके वो नोट्स पूरे पेपर बन के क्लब होके पूरे के पूरे 10 पन्नों में नहीं आ जाए ना, क्योंकि जितना लिखोगे, आपका ऐसे तरह की ह्यूमन साइकोलॉजी भी होती है, हम सब पढ़ते हैं कि आपने जितना एक दिन में सुना है और लिखा है और समझा है, उसका मात्र 30% होता है जो आपके परमानेंट माइंड में जाता है, आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, और उसका भी बहुत ही कम परसेंटेज होता है, 30%, जो आपके दिमाग की परमानेंट मेमोरी में जाता है। तो क्यों ना किसी चीज़ को इतनी बार पढ़ा जाए कि ये जो डिस्टेंस है, ये आपका जल्दी फ्रीक्वेंटली कम हो जाए। मान लो आपने कोई टॉपिक है जिसकी 10 लाइन लिखी है, उस 10 में से ऐसा तो नहीं है ना कि आपको 10 में से कोई सी भी लाइन याद नहीं हो रही होगी। अब अगर एक लाइन याद हो गई तो उस एक लाइन को हटा दो, 9 ही बची। फिर एक और बार पढ़ा तो उस 9 को में से एक और हट जाएगी, 2 और हट जाएंगी, करते 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 ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग के अंदर सबकॉन्शियस में जाना चाहिए, और कम से कम पेपर पे रहना चाहिए। तो ना तो जीवन में बर्डन रहेगा, और ना ही ऐसा लगेगा कि यार नोट्स रिवाइज कैसे करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट है इनका कि नोट्स इतने बल्कि होते हैं कि रिवाइज कैसे करें। ऐसा लगता है कि यार कोई मोटी सी किताब हो गई, अब उसको कैसे पढ़ें। तो मेरा तो यही मानना है, या मैं तो इससे ही पढ़ती हूँ, और जितना भी मैंने जीवन में सीखा है, अभी सीख रहे हैं पढ़ाना, बट मुझे लगता है जितना अच्छे से आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हो ना, कि क्वेश्चन देखते ही, ऑप्शंस देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ यार ये लगा सकते हैं, ऐसे अपने आप को ट्रेन करिए। और उसके लिए होता है समझना ज़रूरी। जब तक रटते रहोगे तब तक काम नहीं चलेगा। अगर आपने इस चीज़ को समझा है, क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ गया, क्लिक कर गया कि हाँ यार सर ने उस दिन ये क्लास में ये चीज़ बोली थी, हमने नोट्स में ये चीज़ वहाँ पर लिखी थी, अगर ये चीज़ आपके साथ होने लगी, इसका मतलब ये है कि आपका सबकॉन्शियस आपको जवाब दे रहा है। और ये चीज़ आप प्रैक्टिस कैसे करो? मॉक टेस्ट में 10 मॉक टेस्ट लगाओ, बढ़िया 1 घंटा बैठ के 50 क्वेश्चन सॉल्व करो पेपर बन के, और अपने आप को चेक करो कि क्या आपका सबकॉन्शियस जवाब दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो रिविजन में कमी है। और रिविजन थ्योरी होती है 3 टाइम्स अ डे, 3 टाइम्स किसी भी एक टॉपिक को आपको रिवाइज करना चाहिए। एक बार उसको तुरंत पढ़ने के बाद, एक बार एक हफ्ते के गैप के बाद, और एक बार एक महीने के गैप के बाद। खैर ये तो साइंटिफिक थ्योरीज है, सबके साथ अलग अलग हो सकती है, बट हाँ एटलीस्ट 3 बार आप किसी चीज़ को रिवाइज करते हो, तब जाके वो आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर होती है। तो आई थिंक मुझे लगता है, मैं तो सर ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि हम तो थोड़ा कंप्यूटर साइंस से लगा देते पेपर वन में भी, टू बी ऑनेस्ट हम तो थोड़ा मशीन लर्निंग में ही चले जाते हैं कि यही हम तो ऐसे ही सिखाते हैं मशीन को भी, तो हम तो ऐसे ही सब लगाने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू ट्रेन योर मेमोरी, आप कैसे अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो। और वही तो मज़ा है। मुझे लगता है एज अ स्कॉलर आप आगे जाना चाहते हो, अपने आप को एज अ स्कॉलर देखते हो, पढ़ाना चाहते हो, तो यार कब तक नोट्स के सहारे चलोगे।
क्यों ना एक ऐसी क्लास ली जाए जिसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा और मैं बस रैंडमली जाके बच्चों से 1 घंटा बात करके आ सकती हूँ और बहुत कुछ सीख सकती हूँ, सिखा सकती हूँ। व्हाई नॉट टू इंटरैक्ट सच थिंग्स? जितना नोट्स में लिखा है उससे बेहतर है उतना उनसे डिस्कस करो, बच्चों से, मतलब और भी आपके आस-पास लोग होंगे, इंटेलेक्चुअल बनो, अपने दिमाग को ट्रेन करो। मुझे लगता है उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा सर। मैं तो ऐसे ही करती हूँ सर, मेरे नोट्स बहुत छोटे होते हैं। ऑब्वियसली पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हैं तो बड़े अच्छे से लिखते हैं उसको, बट मेरी तो यही कोशिश होती है कि पेपर पे कम से कम और दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा। जब तक ये होगा तब तक बढ़िया चलेगा, ऐसा मेरा मानना है सर। बट अगर आप होते सर मेरी जगह तो, या आप कैसे करते हो नोट्स का या क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ा है, आपका पेपर 2 है। तो आपको पता होगा मशीन के पास एक एडवांटेज होता है कि पेन ड्राइव लगाया और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया उसके अंदर। हमारे पास वो नहीं होता। काश हमारे भी सर पे कोई यूएसबी का पोर्ट होता जिसमें हम सारा का सारा हार्ड डिस्क लगा के डेटा डाल देते, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो ये कैसे अंदर जाएगा, जाने का तरीका तो है बट इतना स्मूथ नहीं है। वो तरीका है अभ्यास, प्रैक्टिस। किसी चीज को बार बार करते 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 दिमाग को रियलाइज होने लगता है कि चीज जरूरी है, इसको माइंड में रखना है। जो चीज यूज की नहीं है वो खो जाती है दिमाग के अंदर। ठीक जैसे हमारे घर के अंदर भी जो चीज आपके डेली काम में आती है आपको पता होता है कहाँ रखी है, जो कभी कभी काम में आती है आप रख के भूल जाते हैं और आपको पता ही नहीं होता। आपको ये पता होता है चीज मैंने रखी है कहीं पे, लेकिन ये नहीं पता होता कहाँ रखी है। दिमाग के साथ भी ऐसे ही है। जो जानकारी आप कभी कभी पढ़ते हैं आप दिमाग में रख के भूल जाते हैं। आपको पता होता है मैंने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, लेकिन याद नहीं आ रहा होता जब उसकी एक्चुअली जरूरत होती है। दिमाग को आप ऐसे ही ट्रेन कर सकते हो, बार बार अभ्यास करना होता है और करते 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 वो चीज दिमाग में आ जाती है। अब रही बात कि जो बल्कि नोट्स हैं उनको कैसे कम किया जाए, तो जो बल्कि नोट्स को आप जब रिवाइज करते हो, जैसे मैम ने भी बोला 10 लाइन की चीज आपने अपने बल्कि नोट्स में डाली है, तो जब आप उसको बार बार पढ़ोगे तो उसकी 5-6 लाइन तो आपके सबकॉन्शियस में पढ़ते पढ़ते चली जाएगी। तो दोबारा जो नोट बनाओगे वो उससे शॉर्ट होंगे। तो सबसे पहले आप बुक पे हाईलाइट करते हो, वो सबसे बड़े नोट्स मान लो। फिर उनको कॉपी पे लिखते हो, वो उससे कम ही लिखोगे। जो हाईलाइट किया है सेम तो नहीं लिखोगे, नहीं तो वो नोट्स नहीं कॉपी कहलाएगा। जैसे हम लोग भी नोटबुक को कॉपी के तरीके से यूज करते हैं ना अपने स्कूल स्कूल वगैरह में। तो कॉपी का मतलब है छाप लेना, जो बताया ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो लिख देना, दिमाग में लगाना। लेकिन अब समय आ गया है कि कॉपी की तरीके से यूज नहीं करना, उसका नोटबुक की तरीके से यूज करना है। नोट का मतलब होता है जो नोट वर्दी हो, जो आपको लग रहा है अरे ये मेरे दिमाग में अभी टिका नहीं है, चलो मैं इसको जॉट डाउन कर लेता हूं। तो वो करते 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 आपके नोट्स स्लिम डाउन होते चले जाएंगे। और जो एक एक मिसकंसेप्शन है कि नोट्स तो एक बार बनते हैं और वो वही होते हैं जो टीचर ने बता दिया हम कॉपी कर लें, वो कॉपी होता है बेटा, नोट्स नहीं होते। नोट्स का मतलब ये होता है कि जो आपके काम की लाइन आपको लग रही है, बहुत सारी चीजें आपको लगेगा अरे ये तो आती है ठीक है, लेकिन जो आपके काम का लगा ओहो ये नई चीज मुझे मिली, वो आप अपने नोट्स में लिखते हो। और नोट्स भी एक बार नहीं बनते, जब नोट्स को रिवाइज करते 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 आगे बढ़ते हो तो जो नोट्स में लिखा है वो आपके लिए अंडरस्टूड हो जाता है, जैसे मैम ने बोला आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। फिर जो तीसरे चौथे वर्जन पे आपके नोट्स बनते हैं ना, वो बेसिकली एक पेज होता है जिसमें सब कुछ छोटा छोटा लिखा रहता है। बच्चे नकल मारने के लिए यूज करते हैं, मैं नकल मारने की सलाह नहीं दे रहा। मैं इतना कह रहा हूं कि अगर वो चीजें अगर आप एक पेज पे कॉन्ट्रैक्ट करके ले आओ तो जेब में डाल करके रख सकते हो, कभी भी मन किया फ्री बैठे हो रिवाइज करके फिर जेब में डाल सकते हो। ऐसे करते 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 वो सारी चीजें जो एक बल्कि नोट्स के अंदर आपकी थी वो रिवाइज हो जाएंगी। ओके, दूसरा क्वेश्चन है मैम यहाँ पे प्रीति जी का क्वेश्चन है। शीतल जी यहाँ पे पूछ रही हैं कि लोग हमें बड़ा डिमोटिवेट करते हैं कि भाई तुमसे नहीं होगा या तुम नहीं कर पाओगे, इसको करने का फायदा क्या है। यहाँ शीतल जी का स्पेशली क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साइंस में क्या कोई बेनिफिट है ऐसा करने का, क्योंकि बहुत लोग तो मुझे बहुत डिमोटिवेट कर रहे हैं कि इसका कोई फायदा नहीं। तो इसमें आप क्या कहेंगे? आई थिंक मेरा जो 2.5 साल का करियर रहा है अनअकैडमी पे, उसका मोटिव यही था जब मैंने ज्वाइन किया था कि मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को सर एक नया ऑप्शन दे सकूं, ऑल्टरनेटिव दे सकूं। क्योंकि अक्सर सीएस में ऐसे होता है सर, आपने भी सुना होगा, सीएस आईटी वाले के तो काम ही यही है, लैपटॉप के सामने खच 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 कर लिया, मशीन लर्निंग सीख ली, कोडिंग सीख ली और जीवन उसी में कट गया कि एक ही मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं और पता भी नहीं है किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, बस मॉड्यूल आ जाता है और मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं और हो जाता है। अब हमने भी ऐसे ही शुरू किया था, हमने भी गए थे, हम भी एमएनसी में सिलेक्ट हुए थे, हमको भी लगा यही सब करना पड़ेगा। तब हमने सोचा नहीं नहीं यार, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना ही पड़ेगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग आपको डीमोरलाइज करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे पहली बात तो उनको वो ऑल्टरनेटिव पता नहीं होता। दूसरी बात, जब आप कोई एक्सप्लोर करते हो किसी फील्ड को तो उसमें स्टार्टिंग में हर ही फील्ड में स्ट्रगल होता है।
कभी कभी जो चीज़ें आसानी से आपको मिल जाती है, जैसे आईटी की स्पेशली हम बात करें, तो अगर कोई आपने पर्टिकुलर लैंग्वेज का कोर्स किया है, कोई टेक्निकल एस्पेक्ट आपने सीख लिया है, किसी मॉड्यूल को अच्छे से सीख लिया है, उस पर जॉब बहुत जल्दी लग जाती है हमारे देश में। सर एक तो क्या है ना कि सक्सेस या क्या कहें डेजिग्नेशन को बड़ा प्रायोरिटी दी जाती है। जिसकी जॉब लग जाती है ना, उसको लगता है वो बड़ा समझदार आदमी है, और जिसकी जॉब नहीं लगी है वो समझदार नहीं है। तो फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप जब तक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते रहोगे, दूसरे को प्रूव करने के लिए कुछ करते रहोगे, तब तक मुझे लगता है कि आप कभी भी खुश रह ही नहीं सकते। क्योंकि यार आप किसी को खुश रखने के लिए भैया छोड़ दो, मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा मैम, मैं इसको करके दिखाऊंगा, मैं ये हूँगा वो हूँगा, इससे बेटर है आपने गोल डिसाइड किया है ना, आप एक ऐसी फील्ड में आए हो जो बहुत वास्ट है। जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी ये सीएस आईटी वाले बच्चे हैं ना, जो ये सोच रहे हैं कि क्या सीएस का फ्यूचर है इसमें, मैं आपको बताती हूँ, आप सब लोगों ने पी प्रॉब्लम, एनपी प्रॉब्लम ये सब पढ़ी होंगी। ये सब हम थ्योरी में पढ़ते हैं, ये रियल लाइफ है जो आप फील करोगे। आप जाके सेटिस्फाइबिलिटी के बारे में पढ़ोगे, आप जाके बताओगे लोगों को कि कैसे कोडिंग करनी है, अगर आपने रिसर्च किया है उस फील्ड के अंदर। तो आप टॉप नॉच चीज को हंट कर रहे हो, आप उस फील्ड की तरफ जाने की बात कर रहे हो। रास्ते में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, कभी कभी खुद भी ऐसा लगेगा कि यार मेरा ही पड़ोसी था, मेरा ही दोस्त था, क्लासमेट था, आज 25 लाख के पैकेज पे लगा है और मैं यहाँ पर पीएचडी के अंदर बैठा हूँ 5 साल के। अगर आपको अभी से डिमोरलाइज्ड फील हो रहा है तो इमेजिन 5 साल तो आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको पीएचडी में पेपर्स पढ़ने हैं, थीसिस लिखनी है, ये सब काम करना है। तो आप अभी डिसाइड कर लो, देखो कभी भी ड्यूअल नहीं चलना है, दो नाव में तो चलना ही नहीं है, नहीं तो कभी पार नहीं लगेगी। पहले डिसाइड कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम मेरे को तो जॉब चाहिए अर्लीस्ट पॉसिबल, कि मेरे को तो जॉब चाहिए, सेटलमेंट चाहिए, यहाँ पर जाना है, तो आप छोड़ दो, आप उसकी तरफ चले जाओ। पर आपको वाकई में लगता है कि मैम मुझे तो कुछ स्पेशल करना और थ्रिलिंग लाइफ चाहिए, तो भैया आपको पता है कि फिर आपको कुछ स्पेशल ही करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू डू समथिंग स्पेशल, यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर योर पेरेंट्स, नॉट फॉर योर सोसाइटी, नॉट फॉर योर फ्रेंड्स। सबके लिए नहीं होता है, क्योंकि वो सभी लोग तभी समझेंगे आपके पॉइंट को जब आप कुछ बन जाओगे। तो आप रहने दो। जैसे सचिन है ना, सचिन तेंदुलकर क्या बोलते थे कि मैं नहीं बोलूंगा, मेरा बैट ही बोलेगा। तो आपको भी आपके बैट को ही बुलवाना है। आपको जब तक आप कहीं पहुंच नहीं जाओगे, कुछ कर नहीं लोगे, तब तक किसी को समझ नहीं आएगा। हाँ, बट आपको समझ में आना चाहिए, आपका हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक मूव प्लान होना चाहिए। आपको पता होना, कोई रैंडम चीजें नहीं करनी है कि कुछ भी कर लिया। हाँ, एक्सप्लोर करो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे तो सीखेंगे नहीं। बट ऐसा है कि धीरे 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 आपका ग्राफ आपको दिखना चाहिए इंक्रीज। एक फील्ड डिसाइड करी, उस फील्ड में भी एक टॉपिक डिसाइड किया, एक टॉपिक पे भी एक यूनिवर्सिटी डिसाइड करी कि मेरे को तो इसमें जाना है। अब जैसे आप सब लोग जानते हो, हमारे देश में आईआईटी बॉम्बे को बेस्ट माना जाता है सीएसआईटी के लिए, तो आप उसके लिए हंट करो, वो टॉप है, सबके पास नहीं जाएगी, बहुत लिमिटेड सीट होती, उसके सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ, फिर थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ, और जितने अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हो उतने पहुंचो। एक डिस्कोर्स बनाओ, आपके आसपास लोग ऐसे होने चाहिए जो बात ही ऐसी करते हैं कि हाँ यार ये मेरे फील्ड के लोग हैं, ये मुझे मोटिवेट करते हैं। आपके आसपास जब ऐसे लोग होंगे जो बैठ के लैपटॉप के सामने काम कर रहे हो और आप बैठ के सोचोगे कि यार ये तो रिसर्च की बात ही नहीं करते, मतलब मेरा फील्ड तो काम का ही नहीं है, तो फिर मजा नहीं है। अपना डिस्कोर्स ही ऐसा बनाओ जो खुद ही ऐसे हो कि हाँ यार वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम पॉइंट्स। कॉन्फ्रेंसेज आप अटेंड कर सकते हो, अब तो सर बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं जो आप कर सकते हो, और बहुत सस्ते में होते हैं, बहुत सस्ते सस्ते 3,000 का कोर्स, 2,000 का कोर्स, 200-300 रुपए के भी कोर्स होते हैं। अपनी फील्ड नॉलेज इंक्रीज करो, एक ना एक दिन आप भी उस लेवल पे पहुंच जाओगे। हाँ, बट ये दूसरों को सेटिस्फाई करने वाला चीज़ और इनसे दूर ही रहो तो बढ़िया है। देखो अपन तो एंटी सोशल आदमी है भाई, अपन तो आपको यही राय देंगे, ये सब चीज़ें छोड़ो, अपने लिए काम करना शुरू करो। हाँ, चुपचाप बैठ के सर झुका के अपना काम करते रहो। जिस दिन आपका कुछ हो जाएगा, लोगों को पता लग जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। ये मुझे लगता है सर। बिल्कुल 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 सही बात है। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, एंड आई होप कि गोरख जी का कमेंट आया था, उन्हें गाइडेंस चाहिए था कि हम कंप्यूटर साइंस के क्या क्या कर सकते हैं, तो आई होप जवाब मिल गया होगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जब आप कंप्यूटर साइंस से हायर एजुकेशन की ओर जाते हो। आप जॉब सेक्टर में भी जा सकते हो, पीएचडी और टीचिंग में भी जा सकते हो, बहुत ज्यादा स्कोप आपके पास है। ओके, तो यहाँ पे दो चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहली तो ये है कि अगर आपके दिमाग में सोसाइटी किसी भी तरीके से है, चाहे पॉजिटिवली है, नेगेटिवली है,
तो इसका मतलब यह है कि आपका अपना जो दिमाग है वो अपनी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कमेंट आया कि मैं बड़ी डिमोटिवेट हो रही हूँ, सोसाइटी मुझे पुट डाउन कर रही है कि नहीं होगा तुमसे या बेकार चीज है। तो अगेन आपके माइंड में क्या है, सोसाइटी एक डर डाल रही है, यानी कि आपके माइंड में सोसाइटी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, असर बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट भी आपके माइंड में अप्रोच है कि मैं दिखा दूंगी एक दिन पूरे समाज को कि मैं क्या कर सकती हूँ, और इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो अगेन वो सोसाइटी ही कहीं ना कहीं सेंटर्ड है हमारे दिमाग के अंदर, और हम उसी को ध्यान में रख के अपने काम कर रहे हैं। देखो ध्यान देना, कोई भी आप पढ़ाई करते हो, ठीक है जी, कहीं भी करते हो, पढ़ाई करते हो, कुछ स्किल आप सीखते हो, आप म्यूजिक में जा रहे हो, आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो, किसी में भी जा रहे हो, ध्यान देना कोई थर्ड पर्सन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कभी भी। आपका अपना जो इंटरेस्ट है ना, वो आपकी परमानेंट मोटिवेशन समझो। दूसरे को दिखाना है, इसको मुझे झूठा साबित करके दिखाना है, ये सेकेंडरी मोटिवेशंस होती है, ये बहुत ज्यादा देर तक स्टे नहीं करती हैं हमारे साथ। तो सबसे पहली प्राइमरी मोटिवेशन जो परमानेंट है वो ये है कि आपका अपना इंटरेस्ट इसके अंदर कितना है। और ये भी देखा गया है कि जब पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है तो दूसरों की बातें अनसुनी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा पबजी खेल रहा है, इतना ज्यादा इंटरेस्ट उसका आ गया है, मम्मी कह रही है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम नालायक हो, तुम यही खेलते रह जाओगे, वो सुन ही नहीं रहा, कह रहा मुझे नहीं सुनना, मैं डिमोटिवेट होता ही नहीं, मेरे को अभी स्क्वाड बनानी है और मेरे को भी चिकन डिनर करना है। तो इसका मतलब क्या है कि वीडियो गेम वगैरह में हमारा इतना इंटरेस्ट होता है कि हम किसी की बात ही नहीं सुनते हैं, हम उसको खेलते रहते हैं, कोई हमें गालियां भी देता है। तो अगर इस या तो इस लेवल का इंटरेस्ट पढ़ाई में हो जाए कि कोई भी बोले तो आपको असर ही नहीं होगा, आप बोलोगे ठीक है भाई तुम बोलते रहो, मैं अपना काम कर रहा हूं। लेकिन चलो ठीक है, पढ़ाई में हम मानते हैं इतना मजा नहीं आ सकता, इतना हम इग्नोरेंट होकर के पढ़ाई नहीं करते, तो लोगों की बातें चुभती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने मन में ये विचार डाल लें कि मैं एक दिन ऐसा महान आदमी बनूंगा कि तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुमसे कितना ऊपर हूं। ये भी एक नेगेटिव अप्रोच है। आप सिंपली इग्नोर कर दें जितनी भी आउटर फोर्सेस हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कमरे में बंद हो जाएं, अकेले रहें, ऐसे लोगों की संगत छोड़ दें जो आपको हमेशा नीचे गिराते हैं। जैसे गीता में बहुत बढ़िया एक बात अर्जुन ने पूछी थी कि कृष्ण से ये बोला था कि आप बहुत अच्छी बात कह रहे हो कि भाई मन को सही रास्ते पे रखना चाहिए तो अपने आप सक्सेस मिलेगी, लेकिन मन को कैसे सही रास्ते पे रखा जाए। तो अर्जुन ने, जो कृष्ण भगवान थे, उन्होंने बोला था कि भाई आप जो आपकी सेंसेस हैं उनसे आप अच्छी चीजें अंदर डालो, तो आप फिर उसी राह पे बढ़ोगे जो सेंसेस से आप अपने अंदर डेटा डालोगे, वही चीज आपको फिर आपका दिमाग भी वैसे ही काम करेगा, क्योंकि दिमाग तो वही काम करता है ना जो सेंसेस हम अपने अंदर डालते हैं। तो अर्जुन ने कहा ये काम कैसे होगा, तो कृष्ण भगवान ने कहा संगत से। जब आप संगत उस हिसाब से रखोगे जो आप काम करना चाहते हो, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप डिमोटिवेट नहीं होंगे क्योंकि ऐसे लोग ही चारों ओर नहीं है, उल्टा आप मोटिवेट होंगे, क्योंकि अगर आप अपनी संगत चेंज कर लेते हैं, यानी कि आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं उसके बड़े बड़े सीनियर्स से आप बात कर रहे हो, उनसे मिल रहे हो, उनसे कॉन्टेक्ट है, तो आपको समझ में आएगा कि यार ऐसा बनना है, ये अप्रोच होनी चाहिए लाइफ जीने की, ये अप्रोच होनी चाहिए आगे बढ़ने की। तो सबसे पहले अगर आप अपने चारों ओर देखो और एक एनालिसिस करो कि कैसे लोगों के आप चारों ओर रह रहे हो। वो बहुत ऊंचे लोग हैं जो आपको हमेशा ऊंचे पुश करते हैं, या वो ऐसे लोग हैं जो खुद कुछ नहीं बन पाए हैं और आपको भी बोलते हैं कि भाई आप भी नहीं बन पाओगे। क्योंकि ध्यान देना, कोई अगर आपको कहता है कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे तो वो सिर्फ इस बेसिस पे कहता है क्योंकि उसे खुद लगता है कि वो आपकी जगह होता तो वो काम नहीं कर पाता। इस बात को ध्यान देना, कभी भी कोई आदमी आपको लेट डाउन करता है, पुट डाउन करता है कि तुम वो काम नहीं कर पाओगे, तो वो अपनी राय दे रहा होता है, अपने माइंड में ये इमेजिन करके कि मैं उस जगह होता तो मैं वो काम नहीं कर पा रहा होता। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप भी वो काम नहीं कर पाओगे। तो संगत ऐसी काटनी है, ठीक है, थोड़ा सा कड़वा लगता है सुनने में क्योंकि हमें बड़ी सामाजिक परिस्थितियों में रहते हैं, लेकिन आपको कुछ भी अलग करना है तो आपको थोड़ा सा अपनी संगत को चेंज करना होगा। और अगर वो संगत नहीं मिल पा रही है, आप लोगों का अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कहाँ मिलेगी ऐसी संगत, तो अकेले रह के पढ़ाई करनी पड़ेगी, कमरा बंद करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। खराब संगत होने से अच्छा है कि संगत ही ना हो,
हम अकेले बैठ करके पढ़ाई कर लें, तो उससे आपका डिमोटिवेशन खत्म हो जाएगा और तुरंत आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस दिशा में चलने लगेगा कि मुझे पढ़ाई में और अच्छा होने के लिए क्या करना चाहिए। ये किसी को, किसी थर्ड पर्सन को आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग खुद इतना एफिशिएंट है, सर्वाइवल मैकेनिज्म खुद ऐसा बना है आपके पूरे बॉडी का और माइंड का कि आपका दिमाग आपको खुद सही राह देता है, प्रोवाइडेड, बशर्ते बाहरी इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ना आ रहा। बिल्कुल सर। और अभी कुछ बच्चे बोल भी रहे थे ये चीज़, और इसी को लेकर मुझे लगता है कि हम कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं इस टॉपिक को कि द थिंग इज़ कि अगर आपने अपनी पढ़ाई को, अपनी सक्सेस को या अपने एग्जामिनेशन को एक स्टेटस सिंबल बना लिया है, तो आप हमेशा, आपको वो एक्सटीरियर एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा तैयारी करने का भी डिसाइड कर लेता है ना, तो पूरा ढिंढोरा होता है। पहले मम्मी पापा को जाएगा, फिर उसको जाएगा, फिर उसको जाएगा, अपने आसपास की पूरी दुनिया जमाने को पहले तो वो खुद ही इनवाइट करेंगे, सो दैट कमेंट आ सके कोई ना कोई। तो आप ना, तो जब तैयारी कर रहे हो, मुझे लगता है कि वो जैसे दान पुण्य होता है ना, एक हाथ से करो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए, वैसे ही पढ़ाई का भी सीन है भाई। डिसाइड कर लिया आपने, आपको कुछ करना है, जब हो जाएगा तब सबको पता लग जाएगा भाई। मैं मानती हूँ, ये मेरा परसेप्शन है, आप सब लोग, हो सकता है सबकी लाइफ अलग अलग होती है, नेचर सबका अलग अलग होता है, आपको जो लगता है आप करिए। बट अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं या सर से ये सवाल पूछ रहे हैं, तो आई थिंक हम तो इसी मेंटेलिटी पे चले हैं आज तक कि अगर आपने ये स्टेटस सिंबल के लिए करना है, तो मैं कहूँगी कि आप अभी से छोड़ दो, क्योंकि आप ऐसी लाइन में जाना चाह रहे हो, टीचिंग, जो एक नोबल कॉज है, जो है ही सेल्फलेस जॉब। आप अपने से बियॉन्ड सोचते हो, तभी आप अपनी सीखी हुई चीज़ दूसरों को सिखाते हो, क्योंकि एक बहुत सेल्फिश थॉट होता है सर, यार मुझे आती है, मैं क्यों दूसरे को सिखाऊं। बट एक टीचर ही होता है जो ये कभी नहीं सोचता, कभी वो नहीं सोचेगा कि मैं इसको मेरे नोट्स क्यों, मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स क्यों दे दिए आपको सारे, बहुत मेहनत से अपने पोस्ट ग्रेजुएशन बनाए पर आपको दे दी, क्योंकि पता है कि हमारा मोटिव भी कुछ और है। सबके साथ में ऐसा होता है, तो आप पहले तो क्लियर कर लो यार कि जाना ही है ना इस लाइन में, ऐसा तो नहीं है कि चलो यार इन्फ्लुएंस आ गया तो कर लिया। देखिए पहले तो आप ये सोचो कि वो स्टेटस सिंबल नहीं बनाना है, यू हैव टू बी सेल्फलेस फॉर योर होल लाइफ इफ यू वांट टू बिकम अ टीचर। और एक अच्छा टीचर तो यही होता है, देखो टीचर्स तो बहुत होते हैं, पर अच्छे टीचर्स कम मिलते हैं हमको हमारी लाइफ में, इसलिए आपके इस पूरे 12 साल के स्कूल लाइफ में आपको शायद एक या दो टीचर्स याद होंगे, क्योंकि उनमें वो कुछ स्पेशल था जिनकी वजह से आपको वो याद है। तो आपको भी वैसा ही बनना है, सो दैट सब बच्चे आप लोगों को याद रखें, तो उसी की तरफ मेहनत करो यार। और एक और सवाल आया था सर आयुष रंजन का, कि सब सेम फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, सबका बैकग्राउंड सेम नहीं होता है, तो एक समय पर जॉब बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सर बहुत अच्छी बात इस बच्चे ने बोली, और सही बात है, ज़रूरी नहीं होता कि सब, है ना, सबका बैंक बैलेंस अंबानी सर से इन्फ्लुएंस हो, सबका ऐसा तो हो नहीं सकता है हर बिल्कुल। इंसान। और मुझे लगता है हम सब ने वो फेस किया है। सर ऑफ कोर्स मेरे सीनियर हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, उन्होंने मुझसे ज़्यादा लाइफ देखी है, तो उन्होंने तो बहुत फील किया होगा इस चीज़ को, शायद मैंने इतना नहीं फील किया है, बट फिर भी सबको थोड़ा थोड़ा एक समय पर रियलाइज़ हो जाता है कि यार अब तो पैसे की नीड है, क्योंकि कब तक आप पेरेंट्स पे डिपेंड रहेंगे या कब तक आप बाकी सब चीज़ों पे इन्फ्लुएंस रहेगा आपका। तो वो चीज़ बिल्कुल ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ छोटा छोटा ट्राई कर सकते हो। जैसे मुझे लगता है कि आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो उसी फील्ड से शुरुआत कर सकते हो, ये तो मेरा परसेप्शन है। आप टीचिंग से स्टार्ट कर सकते हो, आजकल तो ऑनलाइन क्विज इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के भी पैसे मिलते हैं। तो व्हाई नॉट टू जॉइन दीज टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ जहाँ पर आपके पास में आपके टैलेंट के बिहाफ पर आपको पैसा मिल रहा है, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, सीख रहे हो और सिखा रहे हो, उसके भी हाथ पे कर रहा है। कंटेंट में आप जा सकते हो, कंटेंट डेवलपमेंट वाले फील्ड के अंदर, वहाँ से आपको कुछ सोर्स ऑफ इनकम मिलता है, पर वो करो जिससे आपकी पढ़ाई हैमर ना करो, आपको पार्ट टाइम करना है। हाँ, उस अब आपको वहाँ पे अगर थोड़ा ज़्यादा भी पैसा मिलने लग जाएगा ना, तो आप क्या करोगे, अगर आप पैसों के लिए काम कर रहे हो तो आप फिर उस तरफ चले जाओगे, वो नहीं करना है। सेंट्रल आइडिया आइडिया यही है, इसीलिए मैं कहती हूँ पार्ट टाइम जॉब की जो कीमत होनी चाहिए ना, जो सैलरी होनी चाहिए, वो कम ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर पार्ट टाइम जॉब की सैलरी ज़्यादा है ना, तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा कि यार इसमें इतना पैसा मिल रहा है तो इतनी पढ़ाई कोई क्यों ही करेगा, तो वो नहीं लाना है। बट हाँ, आप डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव कोई ढूंढ सकते हो। बाकी मुझे लगता है सर भी आपको एक बेहतर इस पे ओपिनियन दे सकते हैं सर, कि कैसे इस चीज़ को फाइट किया जाए। बिल्कुल। मैं बताऊं तो मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है फाइनेंशियली। जब तक पहले तो कुछ पता नहीं था, ग्रेजुएशन जब किया उस समय बहुत छोटे थे, हालांकि आज ज़माना बहुत आगे चला गया है। उस समय हम लोग को यही नहीं पता होता था कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो करके हम लोग फ्यूचर नहीं सोचते थे। उस समय लगता था अरे यार कॉमर्स सरल होती है, आर्ट्स तो लेंगे नहीं यार, लोग मजाक उड़ाएंगे, साइंस समझ में नहीं आएगी, कॉमर्स से लो, ऐसी अप्रोच होती है हमारी। फ्यूचर ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं होती, इंटरेस्ट ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं होती। बस जो एक कहते हैं ना भेड़ चाल के तरीके से जो लोग कर रहे हैं तो उस फील्ड में जाते जाओ।
लेकिन ग्रेजुएशन तक बहुत लेट हो जाता है, हम लगभग लगभग बड़े हो जाते हैं। अब धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, वेस्ट में इसके लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। बट एक बात तो तय है कि हम कुछ भी करें लाइफ में, बड़े होके हमको पैसा कमाना होता है और घर चलाना होता है, जिसके बारे में बचपन में दूर दूर तक हमने कुछ सोचा ही नहीं होता है। हम अपने मजे में होते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम फिर रहे होते हैं। तो अब आप लोग उस एज में हो जहां वाकई आप लोगों को ये चीजें आप लोग अब सोच पा रहे होगे, रिलेट कर पा रहे होगे, फ्यूचर को अज्यूम कर पा रहे होगे। तो जब भी हम बड़े हो रहे होते हैं, हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, साइड में हमको एक थॉट जरूर रखनी होती है कि हाउ टू अर्न, या हाउ टू लीड अवर लाइफ, या हाउ टू मेक करियर। ये सब एक ही बातें हैं, सिनोनिमस बातें हैं। हम करियर भी तभी बनाना चाहते हैं बिकॉज जहां पे हमें अच्छी अर्निंग मिल जाए, कम से कम हमारा जीवन चल जाए। तो एक तो ये चीज है जिसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरी, इसके ऑपोजिट चीज हमारे सोसाइटी में हमने ये देखी कि मनी अर्निंग के लिए एक बड़ी ही नेगेटिव अप्रोच हमने देखी कि अरे पैसे की बात तो गलत लोग करते हैं। अगर फ्रेंड के साथ कहीं जा रहे हैं और मैंने 20 रुपए उसके लिए खर्चा कर दिए, तो अगर मैं फ्रेंड से 20 रुपए मांग लूं तो ये बहुत नेगेटिवली देखा जाता है कि अरे यार 20 रुपए के लिए पीछे पड़ गया। या फ्रेंड ने 20 रुपए मेरी तरफ से दे दिया और मैं उसको दे रहा हूँ कि ले भाई तूने 20 रुपए खर्चा किए थे, तो वो कहता है अरे कैसी बात कर रहे हो यार, पैसे की भी बात दोस्त से की जाती है। तो इस प्रकार की हमने एक सोशल जो अप्रोच है वो बनाई हुई है, जिसको ट्रांसपेरेंटली समझना बहुत जरूरी है अगर हम एक अच्छा करियर चाहते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आया कि अगर हम जॉब भी कर रहे हैं, साइड बाय साइड हम पढ़ाई भी करना चाहते हैं, कैसे करें? इसका सिंपल सा आंसर ये है भाई कि जॉब जो भी आप चूज करो, इस बात को ध्यान देना, जॉब जो भी आप चूज करोगे वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होनी चाहिए, भले जितने अच्छे पैसे आपको मिल रहे हो। जैसे मैम ने बोला कि अगर आप एक बार जॉब में चले गए फिर और आपकी घर गृहस्थी उस जॉब से चल गई, तो फिर पढ़ाई पे आप नहीं आ पाओगे, आपकी प्रैक्टिस भी छूट जाएगी और आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि सर्वाइवल का सिद्धांत ये कहता है कि जहां से हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, फिर हमारा ध्यान दूसरी जगहों पे नहीं जाता है। तो अगेन एक हिंड्रेंस हो सकता है हमारी ग्रोथ के लिए। अगर जॉब के लिए आप जा रहे हो, पैसे भी जरूरी हैं, अगर जॉब के लिए आप जा रहे हो तो कोई ऐसी जॉब करो, पहली बात जो कम समय की हो, आपका पढ़ाई के लिए समय निकल पाए। और अगर ऐसी जॉब नहीं मिल पा रही है तो कोई ऐसी जॉब हो जो साइड बाय साइड आपकी पढ़ाई में भी आपकी मदद करे, यानी कि रिलेटेड टू पेपर 1 या पेपर 2। जैसे कंप्यूटर साइंस जैसे मैम का सब्जेक्ट है, अगर आपका भी वो सब्जेक्ट है, तो कोई भी आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है जिसमें आप अपनी प्रोग्रामिंग की स्किल्स को यूज कर सकते हैं। टीचिंग की जॉब आपकी हो सकती है जो ऑब्वियसली पार्ट टाइम होती है। तो वो टीचिंग की जो जॉब होगी उससे आपकी भी प्रिपरेशन होगी, आप हायर स्टडीज के लिए जा पाएंगे, और साइड बाय साइड आप थोड़ा सा अर्न भी करते रहेंगे, तो आपको इतना भी बुरा नहीं लगेगा, या आपको ऐसा नहीं लगेगा पेरेंट्स को देख के कि यार अभी तक हम इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आप अपना भी कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हमारी करियर की ओर अप्रोच क्या होगी, जो मेरे समय में जब मैं बहुत काफी यंग था, ग्रेजुएशन वगैरह में तो नहीं थी। तो ग्रेजुएशन में तो दोस्तों की देखा देखी मैंने कॉमर्स डाल दिया, क्योंकि उनसे भी साइंस नहीं हो सकती थी, उन्होंने मुझे बोला भाई तुमसे भी नहीं हो पाएगी, तो मैंने कहा चलो भाई कॉमर्स ले लेते हैं। और 5-6 साल मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद 5-6 साल तो मैं दोस्तों के साथ ही घूम रहा था। मतलब लाइफ का पता ही नहीं था कि लाइफ क्या होती। इतने पैसे भी नहीं थे, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत अमीर खानदान से था, लेकिन गरीबी में ही खुश थे। तो 5-6 साल घूमने के बाद थोड़ी अकल आई कि यार ये कर क्या रहे हैं लाइफ के साथ, चलो यार कुछ करते हैं। तो उसके बाद बीएचयू में वो पहला टाइम था जब इंटरनेट नया नया आया था, 3G चलता था उस समय, और पहली बार बीएचयू ने ऑनलाइन वो फॉर्म डाले थे। मैंने बस नेट पे सर्च करा, वो इंसिडेंटली उसी समय एग्जाम वो एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन आया हुआ था। मैंने कहा अच्छा है भर देते हैं, लखनऊ में ही सेंटर जा रहा है, जा करके दे आएंगे, देखते हैं क्या होता है। पास हुए थे पास हुए, फेल हुए तो फेल हुए, मतलब ऐसा कुछ सीरियस नहीं था। और मतलब आप सोच पा रहे हो कि लेवल ऑफ इग्नोरेंस कितना उस जमाने में हुआ करता था जब इंटरनेट इतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं था। फिर पेपर देके आए, ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट सेकंड रैंक अपने आप आ गई, क्योंकि प्रिपरेशन का जो तरीका था, जो आपसे अभी शेयर मैं कर रहा हूँ या मैम कर रही हैं, वो काम का था। उस समय बिल्कुल आइडिया नहीं था, बट काम का था, दिमाग भगवान की दुआ से तेज था। तो ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट सेकंड रैंक आ गई, हॉस्टल मिलता चला गया, पढ़ाई अपने आप होते चली गई। सेकंड सेमेस्टर तक नेट भी क्वालिफाई हो गया, थर्ड सेमेस्टर का भी नेट क्वालिफाई हो गया, फोर्थ में जेआरएफ हो गया। यहाँ पे कंप्लीट करते ही तुरंत आईआईटी में पीएचडी में एनरोलमेंट हो गया। तो उसके बाद धीरे धीरे अकल आई कि भाई मतलब मेरा दिमाग भी काम करता है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा दिमाग काम करता है।
तो एट लीस्ट, क्योंकि आप अभी छोटे हो, तो इतना अवेयर हो के चलो करियर के लिए, फ्यूचर के लिए, और जो जॉब के लिए आप जा रहे हो, कोशिश करो कि वो जॉब भी इतना अवेयरनेस से जॉब सेलेक्ट करो कि वो कहीं आपके पढ़ाई में हिंड्रेंस ना बने, रुकावट ना बने, वो आपकी पढ़ाई में सहायक बने। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं कोशिश करता हूँ मेरी जो भी गलतियां हुई हैं या जो भी मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, कहीं ना कहीं आपको मदद करे। तो अगर एक बच्चे का भी फायदा होता है तो मुझे लगेगा कि चलो मेरा काम हो गया, मैंने किसी ना किसी को अपना एक्सपीरियंस पास ऑन कर दिया। ओके मैम, बैक टू यू। जी, बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि आई थिंक कोइंसिडेंटली ये इवेंट अगर हो गया कि हम साथ में आए, बट मुझे लगता है काफ़ी सारी हमारी आइडियोलॉजी मिलती-जुलती ही है और काफ़ी जगह पर हम सेम ही बात बोले हैं, तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो इस इवेंट में आके बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत सारी चीज़ें पता चली। ऐसे सर की भी स्टोरी मुझे आज रियलाइज़ हुई, आज समझ में आई कि कहाँ से सर की भी शुरुआत हुई थी और कैसे रहा था सब कुछ। तो बहुत ही बढ़िया रहा और मैं तो चाहूँगी सर हम ज़रूर एक ऐसा इवेंट लेके आएँ। और मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं बच्चों से तो थोड़ा ज़्यादा वो सीखते हैं, किताबों से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं और प्रैक्टिकल आउटपुट तो निकाल के लेके जाते हैं। जैसे वो जो एक ओपिनियन है कि स्मार्टली आपको चूज़ करना है कब क्या करना है। जितना अवेयर आप रहोगे, आज के टाइम पे नॉलेज इज़ अवेयरनेस भाई। जितना आप अवेयर हो उतने आप नॉलेजेबल हो और उतना ही अच्छी जगह पर आप पहुँचोगे। कभी-कभी ऐसे फॉर्म्स निकल जाते हैं जो आपको पता नहीं होता, आपको हमको पता भी नहीं होता है कि ऐसे फॉर्म्स निकल रहे हैं। तो आप बस उन पे ध्यान दो, अपने आप को अवेयर बनाते चलो, अप टू डेट रखो। आज तो इंटरनेट का ज़माना है भाई, आप अपने आप को अप टू डेट रखो कि कहाँ पे क्या निकल रहा है, मेरी फील्ड से रिलेटेड क्या-क्या ऑप्शंस है। ये मत सोचो रिजल्ट क्या आएगा, पास होंगे कि फेल होंगे। आप तो बस भर दो। आप तो बस भर दो, सिलेबस देखो, तैयारी करो, एंट्रेंस दे आओ। भूल जाओ कि एंट्रेंस दिया था, जब रिजल्ट आएगा तब देख लेना। बस ये करते रहो, कहीं ना कहीं तो जाएगा। वो हिट एंड ट्रायल चल रहा है, मतलब मुझे लगता है जब जीवन ही हिट एंड ट्रायल है तो इतना क्या ही टेंशन लेना एग्जाम डेट का भी या किसी चीज़ का भी। बट हाँ, जहाँ तक हमारी बात रही, बहुत ही मज़ेदार ये सेशन रहा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों ने भी कुछ अच्छा यहाँ से लिया होगा, क्योंकि मोटिव वही है जैसे कि सर ने भी बोला कि एक भी अगर लाइफ या एक भी माइंड मैपिंग यहाँ पर हम कर पाते हैं और वो कॉग्निशन हम ट्रांसमिट कर पाते हैं तो हमारे लिए तो उतना ही सफिशिएंट है। और इसी मोटिव से रोज़ सुबह आते हैं, आप लोगों के साथ में क्लासेस लेते हैं, बात करते हैं आपसे। उम्मीद करूंगी कि आप सब लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। एनी लास्ट वर्ड सर आप जो बोलना चाहें हमारे सेशन के लिए बच्चों को या सेशन के बारे में, तो फिर इसको बिल्कुल ओवर टू यू और बाकी हमारे तरफ से साइन ऑफ करेंगे फिर हम। बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे भी, आपकी भी स्टोरी जानी, और जो भी आपके पढ़ाई के सीक्रेट्स हैं वो भी पता चले। और थैंक यू स्टूडेंट्स ज्वाइन करने के लिए और इतना अप्रिशिएट करने के लिए हम दोनों को, और हम लोग की बातें इतने ध्यान से सुनने के लिए। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। जनरली तो मैं पढ़ाता ही हूँ, पढ़ाई की ही बातें होती हैं, बट आज ये बहुत एक रेयरेस्ट मोमेंट था जिसमें हम लोगों ने एक मन की बात की सजेशंस दिए या जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो हम लोगों ने शेयर किया। तो काफ़ी अच्छा लगा ज्वाइन करके, एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बिल्कुल सर। और थैंक यू सो मच गाइस। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई सवाल रह गए हैं या आप चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द ऐसे अगला एक सेशन लेके आएँ जिसमें एकदम अप क्लोज एंड पर्सनल भरत सर को एकदम डिटेल में समझ ले कि आखिर ये लेके कैसे आते हैं, हर बार नेट कैसे निकाल के लेके आते हैं, तो सारे सीक्रेट सर हम सर की जान लेने वाले हैं। तो आप सब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और जो भी आपको लगता है कि जितना भी मदद हम दोनों से हो पाएगी हम ज़रूर एक साथ आके आपके लिए सेशंस लेंगे, आपकी मदद करेंगे। कोशिश करेंगे कि कुछ कोर्सेज साथ में लेके आ सके आप लोगों के लिए, सो दैट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर सको, एक एंगेजमेंट पढ़ाई के साथ में आपका बना रहे और मेहनत हम कर सकें। नॉट जस्ट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी, पर उसके बाद भी मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलती हूँ सर ये कि मैं आपके लिए सिर्फ अनअकैडमी तक या सिर्फ नेट एग्जाम तक नहीं, मैं हमेशा लाइफ लॉन्ग आपके उस डिस्कोर्स का पार्ट बनना चाहती हूँ। तो आप कभी भी आपको लगता है कि जहाँ भी मेरी हेल्प हो पाएगी हम ज़रूर बात करेंगे। और कभी कभी होता है कि हमको सिर्फ कोई बात करने वाला चाहिए होता है ना, आइडिया हमारे पास बिल्कुल। होते हैं, बस वो डिस्कस करने वाला कोई चाहिए होता है सो दैट हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। सो यू कैन ऑलवेज ऑलवेज कम इन दिस कमेंट सेक्शन। आप बात कर सकते हो सुबह 6:30 वाली क्लास में, सर की जो क्लास है उसके नीचे आप कमेंट करते रहा करो। डेफिनेटली आपकी बातें सुनेंगे और बहुत अच्छे से और इंटरेस्ट के साथ में आप लोगों के साथ में एक डिस्कशन रखेंगे। तो फिलहाल के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होपफुली आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर लगता है लाइकेबल है तो ज़रूर लाइक करिएगा, कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर जो कि होगी आप लोगों के लिए कल से ऑन टाइम ऑफ कोर्स। और थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट 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 लाइफ।